जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एथिक्स सीरीज का 11वां वीडियो है और आज का टॉपिक है नैतिकता और कानून, जिसे इंग्लिश में एथिक्स एंड लॉ कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि नैतिकता और कानून क्या होता है। इससे पिछले वाले अध्याय में हम लोगों ने धर्म और नैतिकता की चर्चा की थी। आज हम लोग नैतिकता और कानून की चर्चा करेंगे। देखते हैं कि नैतिकता और कानून में क्या संबंध है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। इससे नैतिकता का अलग कोण हमें दिखाई देगा। इसके बाद हम लोग देखें कि नैतिकता और कानून अपने आप में इतना स्पष्ट नियम है कि दोनों में अंतर बताने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। नैतिकता और कानून दोनों अलग अलग चीज़ है और दोनों अलग अलग नियम हैं, इसलिए इन दोनों में अंतर बताना कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं नए एंगल से इसकी चर्चा करने की शुरुआत करता हूँ। उसके बाद देखेंगे कि नैतिकता और कानून को एक दूसरे के समांतर रख कर देखेंगे। आज हम लोग अभी पहले एक दूसरे को समानांतर करके देखेंगे नैतिकता और कानून को, जिससे क्या होगा कि एक आलोचनात्मक दृष्टि विकसित होगी। हम लोग एक तरफ नैतिकता एक तरफ कानून करके नहीं देखेंगे, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमें समझ में आएगा कि क्या होगा कि नैतिकता और कानून में क्या अंतर है। तो ठीक है ना, एक आलोचनात्मक दृष्टि विकसित करने के लिए दोनों को समानांतर लेके चलेंगे, पैरेलल लेके चलेंगे। जैसे कि रेल की दो पटरियाँ होती है, एक तरफ नैतिकता होगी, एक तरफ कानून होगी। दोनों को समानांतर लेके चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल दोनों में कोई विरोध नहीं है, मान के चलते हैं कि इन दोनों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि नैतिकता और कानून का उद्देश्य दोनों एक ही होता है। क्या होता है? व्यवस्था स्थापित करना। कि कानून भी राज्य में व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करता है, वहीं नैतिकता भी समाज में व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करता है। तो पहले देखते हैं कि इन दोनों में कोई विरोध नहीं है, उसके बाद देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है बारी बारी से, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे नैतिकता को समाज की एक व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया है। जो नैतिकता हमने पहले ही पढ़ा रखा था कि नैतिकता जो होता है समाज के फील्ड में इसको आजमाया जाता है, ठीक है ना, समाज के क्षेत्र में इसको अप्लाई किया जाता है। तो समाज में व्यवस्था कायम करने के लिए नैतिकता बनाई जाती है। समाज निर्माण के जरूरी है कि कुछ व्यवस्था बनाई जाए, नैतिकताएँ बनाई जाए। उसी प्रकार देखेंगे कि जो कानून होता है राज्य की एक व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाता है, ताकि कानून के माध्यम से राज्य की व्यवस्था को संचालित किया जा सके। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी रुक जाइए। उसके बाद देखेंगे कि नैतिकता समाज के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। हमने बताया था कि जो नैतिकता होती है ये समाज के हिसाब से डिफ़र करती है। किसी समाज में कुछ अलग नैतिकता है, किसी समाज में अलग नैतिकता है। एक समाज की नैतिकता है कि वहाँ पर नॉनवेज खाना कोई अनैतिक चीज़ नहीं है, तो दूसरे समाज में नॉनवेज खाना अनैतिक माना जाता है। हर समाज की अलग अलग नैतिकता है, यानी कि नैतिकता जो होती है सार्वभौम नहीं होती है, ठीक है ना। हमने बताया था कि समाज के साथ इसमें डिफरेंस आता है। उसके बाद देखिए कानून सामान्यतः एक ही होते हैं। जहाँ पर नैतिकता समाज के हिसाब से अलग होती है, वहीं पर कानून सामान्यतः एक ही होते हैं। जैसे कि अपवादों को छोड़कर, जैसे कि कमज़ोर वर्गों के लिए, चाहे विकलांग हो गए, चाहे जो हाशिए पे लोग हैं, उनके लिए कुछ अलग से प्रावधान कर दिए जाते हैं आरक्षण के। उन अपवादों को छोड़कर ऐसा देखा जाता है कि सामान्यतः, मैंने जनरलाइज फॉर्म में बोला है, सामान्यतः जो कानून होता है एक ही होता है। जैसे कि डेमोक्रेसी में जो होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, समानता का अधिकार होता है, एक समान होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों का माने कि कानून और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य दोनों का होता है कि व्यवस्था कायम करना अपनी अपनी जगह पर। आइए समझते हैं और डिटेल में इसको। नैतिकता और कानून के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि नैतिकता और कानून एक दूसरे को समानांतर करके देख रहे थे। आइए और आगे पॉइंट देखते हैं क्या है। कानून बनाने वाला राज्य भौतिक रूप से उपस्थित रहता है। जो राज्य होता है भौतिक रूप से उपस्थित रहता है, लेकिन हम लोग राज्य को देखेंगे ये समाज से कोई अलग संस्था तो नहीं है ना। कई समाज मिलकर राज्यों का निर्माण करती है और राज्यों में लोकतंत्र, साम्यवाद, सैन्य तंत्र, ये सब सभी आते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से कहेंगे कि ये भौतिक रूप से हमारे सामने उपस्थित होता है। जैसे कि हम लोग कानून बनाने के लिए जाते हैं तो विधायिका और न्यायपालिका के रूप में हमें दिखाई देता है, जबकि नैतिकता को बनाने वाला अनौपचारिक संस्थान समाज है। इस वजह से नैतिकता अनौपचारिक होगी। जो हमारा समाज होगा अनौपचारिक होगा, लेकिन राज्य जो होगा औपचारिक होगा। समाज में व्यक्ति जन्मजात ही व्यक्ति समाज का सदस्य बन जाता है।
नैतिकता अवलोकन और अनुभव से निर्मित होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि किसी समाज में देखा जाता था कि ईमानदारी से कोई व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, ईमानदार पूर्वक व्यवहार कर रहा है, तो वो उन्नति करते चला जाता है, सबका संबंध उससे बेहतर हो जाता है, चीज़ें सब नॉर्मल रहती है, समाज में व्यवस्था बनी रहती है। सच बोलता है कोई व्यक्ति तो समाज में भी व्यवस्था बनी रहती है। तो ये देखते देखते क्या हो गया कि ईमानदारी, सच बोलना, ये नैतिकता के गुण होते चले गए, नैतिकता के अंग होते चले गए और ये क्रमशः विकसित होते चले गए। तो लोगों को लगा नहीं, ईमानदारी और सच बोलने से समाज व्यवस्थित हो रहा है, तो ये ईमानदारी और सच बोलना नैतिकता के प्रतिमान हो सकते हैं और ये क्रमशः विकसित होते हैं। तो ये देखेंगे कि लोग ये देख कर कह रहे हैं कि ईमानदारी अच्छी चीज़ है, सच बोलना अच्छी चीज़ है, ये व्यवस्था बनाए रखता है। तो ये क्या किया जा रहा है? अवलोकन किया जा रहा है, अवलोकन किया जा रहा है और अनुभव पे आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि नैतिकता अवलोकन और अनुभव से क्रमशः निर्मित होती है, अचानक नहीं होती है। कानून को राज्य द्वारा औपचारिक तरीके से बनाया गया है, ठीक है ना। जो कानून होता है औपचारिक तरीके से बनाया जाता है। जैसे संसद में जाएंगे तो वहाँ पर, जिसे हम लोग विधायिका कहते हैं, विधायिका कानून बनाती है। कुछ मामलों में न्यायपालिका अपने डिसीजन के माध्यम से कानून बना देती है। तो क्या होता है कि ये औपचारिक तरीके से बनाई जाती है, लेकिन ये जो समाज होता है अनौपचारिक होता है और समाज ही नैतिकता बनाता है, तो नैतिकता ही तो अनौपचारिक होगी ना। लेकिन जो कानून होता है औपचारिक संस्था द्वारा बनाई जाती है, इसलिए जो कानून होता है औपचारिक ही होगा। कानून को राज्य द्वारा बनाया गया है, लेकिन हम देखेंगे कि अब देखिए, अब कानून और जो नैतिकता है, इसको पालन करने के संबंध में हम देखेंगे कि कानून को राज्य द्वारा बनाया गया है, इसे पालन करना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप पालन नहीं करेंगे तो कानून मनवाने के लिए दबाव बनाया जाता है और दबाव बनाने के लिए दंड का विधान किया जाता है, ठीक है ना। तो दंड के विधान यानी कि भय के माध्यम से आपको कानून मनवाया जाता है। लेकिन नैतिकता अनिवार्य है, किंतु कानून के समतुल्य नहीं है। नैतिकता भी समाज में अनिवार्य है। अगर समाज के नैतिकता के अनुसार आप नहीं चलेंगे तो आपको समाज से अलग कर दिया जाएगा या समाज में आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कानून के समान समतुल्य नहीं है कि इसको मानना ही मानना है, अनिवार्य नहीं है इतना। मतलब कानून जितना जैसे कि अनिवार्य है मानना, नैतिकता उतना अनिवार्य नहीं है। यानी कानून को नैतिकता के समतुल्य रख के देखेंगे तो अनिवार्य नहीं है उतना। ये काफ़ी कुछ ऐच्छिक है, यहाँ कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। थोड़े बहुत दंड की व्यवस्था है कि आपके घर से खाना पीना बंद हो जाएगा, आपके घर शादियों में कोई नहीं जाएगा आपके दरवाजे से, या आपको गांव निकाला के सज़ा दे दी जाएगी। तो यहाँ पर कोई उतनी दंड की व्यवस्था नहीं है। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो हरियाणा में खाप पंचायत की व्यवस्था है, जहाँ पर दंड और भय दिखाकर वहाँ पर दंड भी दिया जाता है, ताकि आप भय के माध्यम से आप उसके नियमों को, जो नैतिक प्रतिमान जो खाप पंचायत स्थापित किया है, उसको तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। जैसे कि आप विजातीय विवाह नहीं करेंगे। तो इस मामले में देखेंगे कि ये खाप पंचायत अपवाद साबित होता है। उसके बाद देखेंगे कि नैतिकता और कानून में द्वंद्व भी होगा, दोनों में टकराव भी होगा। टकराव होना लाजमी भी है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो विकासशील समाज है, अभी वो प्रोग्रेसिव है। क्योंकि देखेंगे कि जो हमारा समाज है अभी परंपरागत मूल्यों को लिए खड़ा हुआ है और जो राज्य है आधुनिक मूल्यों को लेकर खड़ा हुआ है। तो समाज में नैतिकता है, राज्य में कानून है। तो समाज परंपरागत नियमों को लेकर खड़ा है, जहाँ पे फ्यूडलिस्टिक सोच है, सामंतवादी सोच है, लेकिन वहीं पर राज्य जो होता है आधुनिक मूल्यों को लेकर चलता है, मॉडर्न थॉट्स को लेकर चलता है। तो इस वजह से समाज और राज्य में हमें द्वंद्व देखने को मिलता है, टकराव देखने को मिलता है। लेकिन जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि दहेज न लेना, विधवा विवाह करना, विधवा विवाह कर सकती है, दहेज ना लीजिए, ये सारा कानून है। लेकिन समाज नैतिक आधार पर इसे स्वीकार नहीं करती है। समाज कहता है, आज हालांकि सुधार तो होने लगे हैं, लेकिन समाज कहता है कि ये अनैतिक है। बहुत सारा चीज़ सुधार हुआ, लेकिन पहले और अभी में थोड़ा बहुत तो सुधार हुआ है, लेकिन आज भी इसे कुछ जगहों पर अनैतिक माना जाने लगा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि 1857 के दौरान जो क्रांति हुई थी, उसके पीछे अंग्रेज़ों के सामाजिक हस्तक्षेप के कारण वो क्रांति भी फूटी थी। जैसे कि लोग कहते थे कि हमारी नैतिकता, हमारे सामाजिक मूल्यों, हमारी संस्कृति के में अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैसे कि बाल विवाह करना, सती प्रथा करना, ये ठीक है ना, विधवा विवाह ना करना, ये सब उस समय के नैतिक मूल्य थे। अंग्रेज़ों ने इसमें सुधार किया कि इस नारियों को भी शिक्षा होनी चाहिए, विधवाएं विवाह कर सकती है, सती प्रथा नहीं होना चाहिए। इस वजह से क्या हुआ कि समाज का एक तबका, एक वर्ग जो इन चीज़ों को नैतिक मानता था, तो इन चीज़ों को जो नैतिक मानता था, वो इसके अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में खड़ा होता
होता चला गया। तो 1857 का क्रांति, इतना बड़ा क्रांति के पीछे भी ये भी कारण था। तो इसे भी देखेंगे कि जो नैतिक आधार पर इसे स्वीकार नहीं किया जाता है लेकिन कानूनी रूप से स्वीकार किया जाता है, तो यहाँ द्वंद्व दिखाई देता है, क्योंकि ये आधुनिक मूल्य है। कानून आधुनिक मूल्यों को लेकर चलता है, वहीं समाज अभी भी परंपरागत मूल्यों को लेकर चलता है, लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित होता जाएगा वो आधुनिक मूल्य अपनाता चला जाएगा। नैतिकता और कानून कुछ मामलों में एक दूसरे का समर्थन भी करते हैं। हमने देखा कि इससे पहले वाले स्लाइड में नैतिकता और कानून एक में द्वंद्व उत्पन्न होता था, ठीक है। तो राज्य भी समाज में मौजूद क्या करता है कि नैतिकता और कानून कुछ मामलों में एक दूसरे का समर्थन भी करते हैं। राज्य भी क्या करता है कि जो समाज में मौजूद नैतिकता है उसको कानून के दायरे में लाकर कानून बना देती है। जैसे कि कुछ नैतिकताओं का संरक्षण देना है या समाज का विकास करना है, तो कुछ नैतिकताएं ऐसी होती है जो अनिवार्य रूप से लागू की जानी चाहिए। उसको राज्य क्या करता है कि समाज उस नैतिकता को कानून के दायरे में लाकर उसे कानून बना देती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जो हमारा जो समाज है, जो हमारा संविधान है, उसमें क्या क्या व्यवस्था है नैतिकताओं के संबंध में है। तो आर्टिकल 38 को देखते हैं कि जिसमें कहता है कि राज्य इस तरह से कानून बनाएगी कि लोक कल्याण में वृद्धि हो सके। तो यहाँ पर नैतिकता को किनारे नहीं किया जा रहा है ना। देखिए, लोक कल्याण में वृद्धि हो, ठीक है ना। वेलफेयर स्टेट की स्थापना की बात की जा रही है, यानी कि नैतिकता की यहाँ पर बात की जा रही है। आर्टिकल 48 से क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए। इसके अलावा वन्य जीवों का भी संरक्षण किया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि जो भारतीय परंपरा रही है प्रकृति पूजा को, भारतीय परंपरा प्रकृति पूजा करते आ रही है, ठीक है ना। जैसे गंगा को हमने माँ माना, नदियों को देवी माना, नीम को भौजाई, बरगद को दादा और तुलसी को इतने सम्मान की दृष्टि से हम लोग देखते हैं। जो तीर्थ स्थल होते हैं, तीर्थ का मतलब जल होता है, वो तालाब, सरोवर, नदी के किनारे होते हैं, इतने पवित्र माने जाते हैं। तो ये देखिए भारतीय परंपरा में रहा है प्रकृति पूजा। तो ये जितनी भी प्रकृति पूजा है किससे जुड़ी हुई है, नैतिकता से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे कि न्यायालय के संदर्भ में एक PIL होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे जनहित याचिका कहते हैं, का संबंध लोक कल्याण एवं सामाजिक हितों से ही होता है। तो ये भी तो नैतिकता के संदर्भ से, नैतिकता से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए कि नैतिकता और कानून एक दूसरे का समर्थन करते हुए आ रही है। फंडामेंटल राइट में क्या होता है, जीवन की स्वतंत्रता की बात की गई है। और एक कहावत हमारे समाज में चली आ रही है नैतिक रूप से कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। तो ये जियो और जीनो देखिए जो भी कॉन्सेप्ट है, एक कानून और नैतिकता दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा आर्टिकल 51A में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इन 11 मौलिक कर्तव्यों का संबंध नैतिकता से है, जो राज्य अपने नागरिकों से आशा करता है। तो आइए उन 11 में से जो कुछ जो इम्पोर्टेंट नैतिकता का पालन करने वाले कर्तव्य है उसको देखने का प्रयास करते हैं। नैतिकता और कानून दोनों समानांतर है। उसके संबंध में हम देखेंगे कि हमारे संविधान में आर्टिकल 51A है जिसका संबंध फंडामेंटल ड्यूटीज से है, ठीक है ना। तो इसमें देख रहे थे कि और क्या क्या इसमें प्रावधान है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो ये इसमें 11 प्रावधानों में से कुछ प्रावधानों को हम उल्लेख करते हैं जिसका संबंध नैतिक विचारों से है और नैतिक विचारों का संबंध कानूनों से है, यानी कि दोनों नैतिकता और कानून दोनों समानांतर हैं। इसको देखने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित के अंदर त्याग और प्रेम करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। तो ये देखिए यहाँ ये तो बना दिया गया है कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जितने भी ऊंचे आदर्श है उसको हृदय में हम लोग संजोए, ये हमारी नैतिकता है और उसका पालन करें। उसके बाद देखेंगे कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो इन्हीं आधारों पर देखिए कि कानून भी बनाया गया है। उसके अलावा देखेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंदर वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उसका रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। तो इन सब चीज़ों पर जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इन पर कानून बनाया जा चुका है और ये हमारी नैतिकता में भी शामिल है। तो देखिए नैतिकता और जो कानून है दोनों को हम लोग समानांतर लेकर चल रहे हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए नज़र आएगा।
कानून तोड़ने पर आप अपराधी होते हैं। एक हम कथन का ध्यान देते हैं जो इमैनुअल कांट ने, बहुत बड़े दार्शनिक थे, इमैनुअल कांट ने कहा कि कानून तोड़ने पर आप अपराधी होते हैं, किंतु आप नैतिक विचारों को तोड़ने के बारे में सोचते हैं तब भी आप अपराधी होते हैं, ऐसा इमैनुअल कांट ने कहा है। यानी कि नैतिकता जो होती है कानून के समक्ष सूक्ष्म गुण है। ठीक है, अभी और आगे देखते हैं। राज्य द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो वर्ग हित में हो सकते हैं। कुछ लोगों का कानून, कुछ लोगों का क्या होता है कि राज्य पर प्रभाव होता है, यानी कि उच्च वर्गों का राज्य पर प्रभाव होता है, इसलिए कह सकते हैं कि कुछ जो कानून होते हैं वर्ग हित में हो सकते हैं, लेकिन समाज में जो कानून बनाए जाते हैं वो वर्ग हित में नहीं होते हैं। हालांकि समाज में भी ऊंचे वर्ग के लोगों का आधिपत्य होता है, जैसे कि अस्पृश्यता, जाति प्रथा, इन सब चीज़ों का प्रभाव समाज में दिखता है, लेकिन राज्य की तुलना में हम देखेंगे समाज में के जो कानून होते हैं उसे लागू करना आसान होता है। किंतु कुछ अपवादों को छोड़ो, कानून से अगर तुलनात्मक रूप से समाज द्वारा बनाए गए कानून नैतिकता को लागू करना आसान होता है, ऐच्छिक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि राज्य नैतिकताओं को अपने कानून के दायरे में लेकर उस पर कानून बनाता है, बदलते हुए नैतिकताओं के संदर्भ में भी कानून को बदलता है, या कानून को बदलते हुए नैतिकताओं को महत्व देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यूएसए में दास प्रथा थी, ये कानून सम्मत थी, अब्राहम लिंकन ने इसे ख़त्म किया। इसे ख़त्म करने के प्रयास में लिंकन की हत्या भी हो गई थी। अफ्रीका में रंगभेद नीति कानून सम्मत थी, नैतिक थी, इसे भी ख़त्म किया गया था। यानी कि देखिए कि ये नैतिकताओं को देखते हुए कानून को बदला गया था यहाँ पर समय के अनुरूप। ठीक है ना। तो हमने बताया कि समाज में समानता ऐसा नहीं होता है कि समाज में समानता ऐसा होता है कि सभी लोगों के हितों का ध्यान रखा जाता है और कानून बनाया जाता है। ठीक है ना। लेकिन जो राज्य द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसे दबाव के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है कि आपको मानना ही मानेगा, दंड विधान किया जाता है। लेकिन जो कानून समाज के द्वारा बनाया जाता है, कानून का मतलब यहाँ नैतिकता हो गया, समाज के द्वारा जो नैतिकता बनाई जाती है वो कानून की तुलना में ऐच्छिक होती है, सरल होती है। ठीक है। तो ये रहा अपना नैतिकता और कानून। आप लोग भी इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, समझिए और अपने अनुसार इसको डिफाइन करते रहिए। तो ये रहा नैतिकता और कानून। आगे देखते हैं अगले लेक्चर में क्या होता है। ठीक है। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।